हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एपेक्स लर्निंग। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे क्लास एर्थ का चैप्टर 4 पदार्थ, धातु तथा अधातु। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया था पहला कि धातु तथा अधातु क्या होते हैं और इनके भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था सेकेंड क्लास में, जिसमें हमने पढ़ा था कि धातु तथा अधातु जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है और वायु से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जब धातु और अधातु दोनों अम्लों से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो आप लोग इसके पहले वाली क्लास आप लोगों को तैयार होगी, तो हम आगे की क्लास आज देखते हैं कि क्या जब धातु तथा अधातु अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा। उसके लिए आप लोग ये सारणी ध्यान से देखिए। इसमें परखनली ली गई है ABCDEF। ए में मैग्नीशियम रिबन डाला गया है, बी में एल्यूमिनियम, सी में आयरन, डी में कॉपर का छिला हुआ लचीला तार, ई में लकड़ी का कोयला और एफ में सल्फर चूर्ण। आप लोग इसमें से कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है ये डिस्टिंग्विश कर पा रहे होंगे आई थिंक। तो अभी हम देखेंगे उसके पास जब ये सारी परखनली आपके पास तैयार होगी तो आप उसमें क्योंकि हमें देखना है कि मेटल तथा नॉन मेटल यानी धातु तथा अधातु जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो ये वाला परीक्षण आपको दो अम्ल के साथ करना है। पहला अम्ल है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से, और दूसरा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। मतलब एक बार आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करेंगे और एक बार सल्फ्यूरिक अम्ल से करेंगे। तो क्योंकि हम अभी परीक्षण नहीं कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या होगा अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करेंगे। तो देखिए, जनरली क्या होता है कि जब आप अम्ल डालेंगे, एसिड डालेंगे परखनली ए में जब आप एसिड डालेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सामान्य ताप पे ही क्या होगा कि मैग्नीशियम इसमें कुछ गैस निकलेगी, कुछ अभिक्रिया आपको होती हुई दिखेगी। और इसमें भी आपको कुछ एल्युमिनियम पर बी में भी आपको कुछ ना कुछ अभिक्रिया होती हुई दिखेगी, सी में भी दिखेगी। इसमें आपको अभिक्रिया होती हुई नहीं दिखेगी। कॉपर का छिला हुआ तार अगर आप लेंगे और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें आपको अभिक्रिया होती हुई नहीं दिखेगी। उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, अगर इसमें कुछ भी अभिक्रिया नहीं हो रही है तो आप उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो भी इसमें अभिक्रिया होती हुई नहीं दिखेगी। लकड़ी का कोयला, इसमें भी आपको नहीं दिखेगा और सल्फर चूर्ण इसमें भी नहीं दिखेगा। गर्म करेंगे तो भी नहीं दिखेगा दोनों में, ठीक है। तो आप जहाँ जहाँ मैंने सही का मार्क किया है वहाँ पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो सामान्य ताप पर ही उसमें कुछ न कुछ अभिक्रिया हुई दिखेगी आपको। और जैसे कि क्या होगा, वहाँ उसमें कुछ गैस निकलती हुई आपको दिखेगी। और जब आप जलती हुई माचिस की तीली वहाँ पे ले जाएंगे परखनली के मुंह पे, तो उससे एक साउंड निकलेगा जिसको कहते हैं पॉप साउंड। तो ये जो ध्वनि होती है, पॉप की ध्वनि होती है, ये सिंबल होता है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, तभी ये साउंड निकलता है। ऐसा साउंड तभी निकलता है जब हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जब कोई भी धातु जैसे परखनली ए में भी धातु है, बी में भी धातु है, सी में भी धातु और डी में भी धातु है, लेकिन डी में हमने देखा कि डी में जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो अभिक्रिया नहीं होती है, गर्म करते हैं तो भी नहीं होती है। तो अभी डी को छोड़िए, लेकिन अभी देखिए ABC में जब हमने डाला तो अभिक्रिया हुई, हाइड्रोजन गैस निकली। ई में जब हमने सल्फ्यूरिक अम्ल डाला तो ई क्या है, आपका अधातु की कैटेगरी में आता है, लकड़ी का कोयला और सल्फर चूर्ण। तो इसमें अभिक्रिया नहीं होती है। अब ये वाला सेम परीक्षण आप सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करेंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करेंगे तो इसमें भी आपका सारी चीज़ें सामान्य रूप से जैसे हो रही हैं वैसे होंगी। आपका कॉपर का तार जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में, जब सल्फ्यूरिक अम्ल आप डालेंगे तो उसमें भी अभिक्रिया होती आपको दिखेगी। तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि जितने भी मेटल हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जो जलती हुई तीली अगर आप उसके मुंह पे ले जाते हैं तो पॉप का साउंड निकलता है, मतलब कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो जब कोई मेटल अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो
तो अब नॉन मेटल के टर्म में अगर आप देखेंगे, नॉन मेटल के केस में देखेंगे तो आप देखेंगे कि नॉन मेटल जब किसी भी अम्ल, चाहे वो तनि सल्फ्यूरिक अम्ल हो चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, से अभिक्रिया करता है तो उसमें कोई भी गैस नहीं निकलती, कुछ भी नहीं होता। तो जनरली सामान्यतः क्या होता है कि जितने भी नॉन मेटल या जितने भी अधातु होते हैं वो सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये हमने देख लिया। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है कि जब कोई धातु तथा अधातु क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। क्षारों से अभिक्रिया, तो इसके लिए भी आपको एक प्रयोग करना है, क्रियाकलाप। देखिए छोटा सा क्रियाकलाप है, इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए जब भी आप ये परीक्षण क्षारों से अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है आपका NaOH, ये क्षार होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते समय जब आप इसका विलयन बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि जो इसकी टिकियाँ होती हैं उसको प्लास्टिक स्पैचुला से पकड़ें, मतलब सीधे हाथ से ना पकड़ें, जबकि प्लास्टिक की स्पैचुला से उठा के ही आप उसको परख नली में डालें। कैसे विलयन बनाएंगे इसका देख लेते हैं। एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन लें, यानी कि 3 से 4 टिकिया लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की और उसको 5 ml जल में घोल के बना लीजिए। 5 ml जल ले लीजिए, उसमें 3 से 4 टिकिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फ्रेश विलयन, हमें फ्रेश सोल्यूशन मिल जाएगा। सावधानी क्या बरतनी है कि जब भी आप ये प्रयोग करें कभी तो प्लास्टिक स्पैचुला का यूज करें। इसमें एल्युमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालें। एल्युमिनियम क्या है, मेटल है। और एक जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह पर के निकट लाइए। तो क्या होगा जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जब क्षार से अभिक्रिया करते हैं कोई भी मेटल तो उसमें भी आपको जब माचिस की तीली वहाँ आप ले जाते हैं तो पॉप साउंड यानी पॉप ध्वनि आपको सुनाई देती है। पॉप की ध्वनि सुनाई देती है। पहले की तरह ही आपको सेम ध्वनि सुनाई दी। इसका मतलब ये कि जब भी कोई मेटल अम्ल से अभिक्रिया करता है तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है और क्षार से अभिक्रिया करता है तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। सामान्यतः अधातुओं की जो होती है वो क्षारों से जो अभिक्रिया होती है अधातुओं की वो थोड़ी जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, जो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हमने देखा था कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और जब अधातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो कुछ भी अभिक्रिया नहीं होती है। जब क्षार के केस में हम देखेंगे कि जब धातु क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन अधातुएं जो होती हैं वो क्षार से अभिक्रिया करती हैं, लेकिन ये अभिक्रिया थोड़ी जटिल होती है जो हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए ये देखिए, आपको ये डायग्राम और ये जो बीकर में आपका क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए एक बीकर है आपका ABCD, यहाँ नाम दिया गया है ABCDE। फर्स्ट बीकर में क्या है, फर्स्ट बीकर में है आपका कॉपर सल्फेट। सेकेंड बीकर, पहली बार हम देख रहे हैं कि पहले अगर आप उसमें अभी हम उसमें कोई मेटल कोई नॉन मेटल नहीं डाल, कुछ भी मतलब कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं डाल रहे हैं, मेटल या नॉन मेटल कुछ भी कोई एलिमेंट हम नहीं डाल रहे हैं। पहला हमने देखा कि ये क्या है, ये है आपका कॉपर सल्फेट, ये भी आपका है कॉपर सल्फेट, ये भी कॉपर सल्फेट। देखिए बी में भी कॉपर सल्फेट। सी में क्या है, जिंक सल्फेट। देखिए यहाँ सी में जिंक सल्फेट, डी में आयरन सल्फेट और ई में फिर जिंक सल्फेट। ठीक है, अब एक एक करके सारे परख नली में हम कुछ कुछ डालेंगे। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने डाला जिंक। ठीक है, फिर कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने डाला आयरन। तो इसमें हमने डाला जिंक और इसमें हमने डाला आयरन। दोनों कॉपर सल्फेट का विलयन है, एक में हमने जिंक डाला, दूसरे में हमने आयरन डाला। पहले दो का देख लेते हैं।
जब आपने इसमें जिंक और आयरन डाला कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में परत नली ए और परत नली बी में, तो आप देखेंगे क्या चेंज होता है। देखिए परत नली ए, यहाँ कलर आपका कुछ और है और यहाँ कलर कुछ और है, यहाँ भी कलर कुछ और है और यहाँ भी कलर कुछ और है। कलर क्यों चेंज हुआ? कुछ ना कुछ अभिक्रिया हुई होगी, तभी इसमें कलर में बदलाव आया है। क्या अभिक्रिया हुई है इसको देखते हैं। देखिए अगर आप इस रिएक्शन को पूरा करेंगे तो ये रिएक्शन पूरा होता है यहाँ पे। यहाँ हमने ये सारी चीज़ें डाली, ये वाला फुल कंप्लीट पार्ट यहाँ है और ये वाला उसके बाद रस जब अभिक्रिया हो गई तो क्या बना और क्यों कलर में परिवर्तन आया वो देखते हैं। सॉरी। तो हम देखेंगे कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट। कॉपर सल्फेट में जब आप जिंक का टुकड़ा डालते हैं तो बन जाता है यहाँ पे जिंक सल्फेट, और जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट है और जिंक जब हमने डाला तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। इसी वजह से ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो आप देख रहे हैं कॉपर का जो चूर्ण है वो नीचे बैठा है और जिंक सल्फेट वो सोल्यूशन में आ गया है, इसी वजह से कलर चेंज हुआ है। अब देखिए आयरन, दूसरे वाले परत नली में हमने डाला था आयरन यानी लोहे की कील डाली थी और सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का ही था। तो फिर दोबारा आपने देखा कि कुछ चेंज हुआ, तो उसमें क्या बना, फेरस सल्फेट, यानी जो आयरन है वो क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करके उसकी जगह लेके फेरस सल्फेट बना रहा है। ये फेरस सल्फेट, और फिर यहाँ भी कॉपर नीचे बैठ जा रहा है। अब देखिए, अब ये आप लोगों ने समझ लिया। अब हम देखते हैं परत नली सी, डी और ई के केस में क्या होता है। सॉरी, परत नली सी में हमने डाला है जिंक सल्फेट, ठीक है, और उसके बाद हमने डाला है कॉपर की छीलन, और परत नली डी में डाला है हमने फेरस सल्फेट और ई में डाला है जिंक सल्फेट। तो सी में आप देखेंगे कि सी में भी जैसा यहाँ है सेम कलर यहाँ भी है, यहाँ भी जो कलर है वही सेम कलर यहाँ भी है, और यहाँ जो कलर है वही सेम कलर यहाँ भी है। यानी कि इसमें जब आपने जिंक सल्फेट के विलयन में कॉपर डाल दिया और फेरस सल्फेट के विलयन में आपने कॉपर डाल दिया और फिर जिंक सल्फेट के विलयन में आयरन डाल दिया, तो इस अभिक्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब कुछ भी अभिक्रिया नहीं हुई। देखिए यहाँ पे कुछ भी अभिक्रिया नहीं हुई, यहाँ देखिए कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, यानी यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया संपन्न नहीं हुई। इन दोनों केसेज में विस्थापन अभिक्रिया हुई, मतलब जो भी आपने मेटल डाला उसमें, मेटल या नॉन मेटल या तत्व जो भी डाला आपने, उसने क्या किया कि उस सॉल्यूशन से उस धातु को विस्थापित कर दिया। आपने देखा कि कॉपर सल्फेट में जब आप जिंक का टुकड़ा डालते हैं तो बन जाता है जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर आ जाता है, यानी कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करके जिंक उसकी जगह ले लेता है। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और ये आपने कॉपर सल्फेट और इसमें देखा। अब विस्थापन अभिक्रिया होती क्यों है? जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके सॉल्यूशन से अलग कर देती हैं, उसके विलयन से अलग कर देती हैं। तो अगर इस बेसिस पे हम देखें तो ये वाले परत नली में बीकर ए में हमने डाला था कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसी वजह से जिंक जो है वो कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर दे रहा है और उसकी जगह खुद ले ले रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड? इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए सेम चीज़ यहाँ पे क्या है, परत नली सी में बीकर सी में आपके जिंक सल्फेट का विलयन है और कॉपर डाला गया। हमने यही देख लिया कि जिंक जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से। तो जब जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से और पहले ही वो कॉपर हमने देखा कि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, और यहाँ पे कॉपर जब आप अलग से डालेंगे जिंक सल्फेट के विलयन में, तो क्योंकि जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से और बाद में आप कॉपर डालते हैं, तो वो जो कॉपर है वो जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा।
ठीक है। तो इससे हमें अभिक्रियाशीलता भी पता चलती है। पर्सनली डी और ई में आप लोग बताएंगे कि क्यों अभिक्रिया नहीं हुई। मैंने आप लोगों को समझा दिया है, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में या क्लास में, जब क्लास होगी तो आप मुझे बताइएगा समझ के। तो ये हमने देख लिया कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अब जब ये सारी पूरा आप ये क्लास आप देख लेंगे, उसके बाद से एक बार आप रीड कर लीजिएगा, अपना पूरा बुक रीड कर लीजिएगा, ये वाला टॉपिक रीड कर लीजिएगा, और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी तो पूछिएगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम देखते हैं धातु तथा अधातुओं के उपयोग, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। तो धातु तथा अधातुओं का उपयोग देखिए। आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। कुछ अधातुओं के उपयोग से भी परिचित होंगे। तो धातुओं के उपयोग आपने देख लिए कि कितने ज़्यादा बड़े पैमाने पे उपयोग होता है धातुओं का, मशीनों, मोटर गाड़ियों, वायुयान, रेलगाड़ी, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, इन सब में इसका यूज होता है। अधातुओं का उपयोग देखते हैं। कुछ अधातुओं के उपयोग से भी आप परिचित होंगे। कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं, आप इसे बताएंगे कि ये क्या क्या हैं, कौन से अधातु इसमें इन्वॉल्व हैं। तो पहला देखिए, अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे हम सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। तो वो कैसी अधातु है? तो वो आपकी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसी अधातु है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और इसे हम क्या करते हैं, श्वसन में अंदर लेते हैं। सेकंड, अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। तो उर्वरक फर्स्ट चैप्टर याद करिएगा, उसमें हम लोगों ने देखा था कि नाइट्रोजन भी उर्वरक के रूप में यूज होता है। नाइट्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है जो उर्वरक के रूप में यूज होता है। थर्ड देखते हैं, अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। तो आप सबको पता होगा जल शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग होता है, और क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, अधातु जिसका बैगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है। तो ये अधातु है आयोडीन। इसका आयोडीन का जो सोल्यूशन होता है वो बैगनी रंग का होता है और वो एंटीबायोटिक के रूप में यूज होता है। याद रखिएगा, ये सारे तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मैं आप लोगों को एक एक करके इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपका कुछ भी कॉन्सेप्ट ना छूटे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पटाखों में प्रयुक्त होने वाली अधातु कौन सी है? तो पटाखों में सामान्यतः बहुत सारी अधातुएं प्रयोग होती हैं। सामान्यतः आप लिखेंगे सल्फ़र, जो पटाखों में यूज होती है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे पूछेंगे। देखिए, और ये प्रमुख जो शब्द हैं, परमाणु, चालक, विस्थापन अभिक्रिया, तन्यता, ये सब ये जो यहाँ है अभ्यास क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों ने अभ्यास क्वेश्चन किया होगा। आप एक अलग से पेज पे इसको करके वहाँ पे चैप्टर के साथ स्टेपल कर लेंगे। इन सब की भी डेफिनेशन आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, इन सब की, ठीक है, 4-4 लाइन में। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये बताइएगा मुझे, और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी, पसंद आई और समझ में आया तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू।